अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हलीमा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। सुबह खैर एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज आप हमें देख रहे हैं उस जगह पर जहां पर शायद आप हमें इतना दूर लेकर आ चुके हैं, तकरीबन कितना, लगभग मुझे और आपको एक साथ दो साल कुछ एक आध महीना हो गया ज्यादा। हाँ, ठीक है। और ये मार्च में हमें 2 साल हुए थे ना। मार्च में 2 साल हुए थे, तकरीबन अप्रैल मई, तो यानी कि 2 साल 2 महीने हमें हो गए। So it's been a very long time that we are together. अच्छा, आप कितना कंफर्टेबल हो जाते हैं दूसरे इंसान से? ये बड़ा जरूरी होता है कि अगर आप एक रिश्ते में बंधे हुए हैं तो आप उस इंसान के साथ कितना इजी हैं। आपको शायद उनकी कुछ चीजें नहीं अच्छी लगती होंगी, लेकिन कुछ चीजें आपको अच्छी लगती हैं। हो सकता है हलीमा इम्तियाज की लाइफ में विलन का किरदार अदा करती हो सकता है मैं इम्तियाज की लाइफ में विलन का किरदार अदा करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम इम्तियाज इतना बेशर्म है आगे कह रहे हैं। हाँ। और हो सकता है हलीमा मुझे बहुत पसंद हो, जैसे कि कल मेरी और असद भाई से बात। किसी की स्टोरी में गुड नहीं हो सकते, गुड नहीं हो सकती, किसी की आप स्टोरी में हीरो हैं और किसी की स्टोरी में आप विलन होते हैं। होता यह है कि कभी कभी कोई ऐसी चीजें जो कि आपको दूसरे इंसान में पसंद नहीं है, आप उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते क्योंकि वो इंसान आपको पसंद नहीं होता। वो चीज जो आदत या कोई हैबिट ऑफ कोर्स इज द सेम थिंग, हैबिट, आदत या उनकी कोई ऐसा ट्रेंड या उनकी पर्सनालिटी को ऐसा ट्रेट जो कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, ये उसकी बात नहीं होती, बात उस शख्स की होती है। आपको बस उसकी हर बात, कोई छोटी छोटी चीज भी हो, आपको बुरी लगने लगती है क्योंकि वो इंसान आपको पसंद नहीं होता। तो जो हीरो से विलन का रोल है, ये कभी कभी तय भी कर लिया जाता है। कभी कभी कोई जिंदगी में आपके हीरो होता है एंड ऑल ऑफ अ सडन ये पहला बोला यहाँ पे शिफ्ट होगा और वो बन जाएगा आपकी जिंदगी में। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा इससे कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी। होता ये कि जब एक इंसान से हमारी मुलाकात होती है, नए नए हम मिलते हैं, उसको जान रहे होते हैं, तो आप बड़ी माइन्यूट डिटेल्स पे भी फोकस कर रहे होते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ रहे होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों कि आपको बुरी भी लग रही होती हैं, कुछ लोगों की आपको अच्छी लग रही होती है। जैसा वो होता है ना कि वो एक उम्र होती है, एक टीनेज होती है जिसमें आपको हर बंदा जो है वो अच्छा लग रहा होता है, हर बंदे से आपको लव एट फर्स्ट साइट हो रहा होता है, तो उसकी आपको बुरी चीज़ें भी अच्छी लग रही होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आपको अच्छी चीज़ें भी बुरी लग रही होती हैं, लेकिन जब आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी उनसे दोबारा होती रहती है तो किसी भी चीज की शिद्दत है, आपको इंसान अच्छा लगने लगता है। अच्छा नहीं, आप कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रही हैं? आप तो नहीं, आप बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन बता रही हैं मुझे। ये भी होता है, मैं कह रहा हूं जैसे कि ये फॉर इंस्टेंस आपको आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ है, ठीक है। अच्छा। अब हुआ ये कि वक्तन आपको बड़े अच्छे लगे, पहला मोहब्बत हुई और आपने कहा कि तुम्हारे बगैर तो मैं जी नहीं सकता, और उसने कहा कि साबुन खा लूंगी अगर तुम ना मिले। तो इस तरह के सर्फ और साबुन की धमकियां दोस्तों घर में गई, उसने कहा मेरे घर वाले ये क्या करेंगे। हाँ। ये मोहब्बत थी, ठीक है। पहले साल में मोहब्बत उसी तरह शिद्दत रही, माँ को गुस्सा आया, माँ ने चलो तावीज शावीज कर दिए, तकिए के नीचे रख दिया, किसी के नीचे रख दिया, असर कर गया तावीज। मजाक करो, ऐसी ये बात नहीं है, ठीक है। अब हुआ ये असर होता तो कहाँ होते हैं यार, वरना हलीमा के सारे चल जाते। तो अभी ये हुआ कि अब सिनेरियो समझें। होता क्या है कि 2-3 सालों बाद आपको शख्स वो इतना जिच कर देता है, या वो लड़की या लड़का दोनों में से कोई एक इतना जिच कर देता है कि वो हीरो आपकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता विलन बनने लगता है, मारना शुरू कर देता है। मैं एक्सट्रीम केसेस पे जा रहा हूँ, गाली गलौज शुरू कर देता है, फिर आपको घर से निकाल देता है, आपको खर्चा नहीं देता। तो वही जो हीरो था वो क्या बन गया, बुरा लगने लग जाता वो विलन। और फिर आपको उसकी अच्छी बातें भी आपको जहर लगने लगती है। वो कहते हैं ना तुम्हारी शक्ल से भी मुझे नफरत है, अक्सर लोग कहते हैं, वो इस वजह से क्योंकि आप उनके साथ जिंदगी में ऐसी चीजें कर चुके होते हैं कि नफरत। शक्ल तो मैंने ये देखा है कि बहुत ज्यादा जगहों पे ना जाके सेकेंडरी हो जाती है। आप मुझे एक दफा किसी ने कहा, ये शादी से पहले की बात है, कि जी तस्वीरें जो है ना वो तुम्हारी शादी की अच्छी नहीं आएंगी। ये मुझे किसी ने नहीं, हाँ शादी से होने से पहले कहा, जी तस्वीरें तुम्हारी शादी की अच्छी नहीं आएंगी। तो मैंने उस पर कहा कि नहीं अच्छा, नहीं आएंगी। ओ अच्छा, हाँ, मैंने कहा आई तो बात नहीं, आई तो अच्छी है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा जी अच्छी नहीं आएंगी ना, तो फिर तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा जो फैसला था ना गलत किया है तुमने फैसला। तो मैंने उसको आगे से कहा कि बहुत रूड लोग जो है वो कमेंट्स करते हैं। मैंने उसमें उनको आगे से कहा कि वो जो एल्बम होती है ना, वो मेरी माँ जो है वो अपनी शादी की कोई 4-5 साल में एक दफ़ा देख लेती है, लेकिन रहना ना उन्होंने उनकी आदतों के साथ है। मेरे फादर की जैसी भी शक्ल
शक्ल हो, जैसी भी शक्ल सूरत हो, या मेरे मियाँ की जैसी भी शक्ल सूरत हो, मैंने उसकी आदतों के साथ रहना है। नहीं जी, आप ये बात भी सुने, जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए। आदतें बेशक हो। अब देखो, मंसूर फॉर यू विल बी मोर देन फवाद खान, ठीक है, ठीक है, मोर देन टॉम क्रूज, मोर देन टॉम क्रूज, चलो ठीक है। मैंने कहा फवाद अपना बच्चा है, आजकल बड़ा तंग कर रहे लोग उसे, तो अब हो सकता है वक्त जो है वो शायद असद भाई के लिए कुछ भी ना हो, मेरे लिए बहुत कुछ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इम्तियाज शायद हम ना तुम्हारे लिए कुछ हो ना मेरे लिए कुछ हो, किसी के लिए भी कुछ ना तंग कर रहे हो, वो हम सबका प्यारा, उसको तंग करते रहते हैं। हम यहाँ पे लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा। आज आपकी उनसे मुलाकात करवाने वाला हूँ जो मेरे पसंदीदा गेस्टों में से एक है ऑन द प्रायोरिटी। आई गॉट रियली इंस्पायर्ड जब पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई। कैसी मुलाकात थी, क्या हुआ, कौन है ये, छोटा सा ब्रेक, वापस आइए, साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि कभी कभी कोई इंसान जो है वो अपनी आदत की वजह से, अपनी खसलत की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से आपकी ज़िंदगी में हीरो से विलन बन जाता है, और बहुत सारे लोग विलन से हीरो बन जाते हैं। मेरी और हुमायूं ने मिसाल दी थी कि हम लोग जो है वो 2-2.5 साल पहले एक दूसरे से मिले थे, उस वक्त इतने अच्छे टर्म्स नहीं थे, एक दूसरे को जान रहे थे। विलन था मैं विलन थी, मैं विलन थी। तो लेकिन अब जो है वो इतनी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहे बगैर भी समझ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहने के बाद एक दूसरे को बड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि गैर मौजूदगी में एक दूसरे को डिफेंड कर रहे होते हैं, तो सारी चीज़ें हम लड़ भी जाए ना तो हम नहीं रह सकते नाराज दूसरे। हाँ, हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। वरना हमारे पास एक बंदा है कैटलिस्ट जो हमारे करा लेता है, वो असद भाई हैं, वो फौरन ना आहिस्ता हाथ पीछे लगाए रखेंगे, उनका एक स्टाइल है, कुछ मिनट भी हमें एक दूसरे से खफा नहीं रहने देते, वो फौरन आ जाते हैं, तेज नहीं आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और आके हमेशा मुझे समझाएंगे, हमेशा मुझे, कि आप जो है वो ठीक हो जाए, तो वो ठीक हो जाएगा, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अच्छा, हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं। मेकअप रूम में जब मेरी इनसे मुलाकात हुई तो मैंने इन्हें बताया कि हुमायूं जो है वो आपके बड़े शदाई हैं और बहुत ज़्यादा दफ़ा आपका जो है जिक्र कर चुके हैं, और इतना ज़्यादा दफ़ा उन्होंने जिक्र किया है कि मुझे भी इश्तियाक हो गया था आपसे मिलने का। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो हुमायूं जो बड़े टॉल और बड़े हर वक्त अप टू डेट और उनकी ड्रेसिंग जो है वो बड़ी अच्छी होती है, वो वाले हुमायूं। तो मैंने कहा यस, वो वाले हुमायूं। तो ये बात हुई थी आपके बारे में। अच्छा, मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, जो उनकी कहानी उनसे सुनेंगे, लेकिन आई वुड लाइक टू टेल यू, मैंने उनके बारे में बहुत सुना हुआ था। ये स्टोरी बताने, बल्कि वो आएंगे उनको तब बताऊंगा, मैं आपको स्टोरी बड़ा अजीब लगेगा। आपकी मुलाकात कराते हैं डॉक्टर कमालुद्दीन खान साहब, जो कि एक प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन है और एसोसिएट प्रोफेसर है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? सो गुड टू सी यू, प्लीज डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने कोना पकड़ना अपना, कोना जी, कोना खेलेंगे। अच्छा चल, डन हो गया। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप बड़े मसरूफ होते हैं और आप कम ही होते हैं, आपके विजिट्स भी बड़े ज़्यादा सिटीज़ में होते हैं। बहुत शुक्रिया आने के लिए, मोस्ट वेलकम। अब मैं बताता हूँ आपके बारे में। हुआ ये था कि मैंने डॉक्टर कमाल के बारे में बहुत सुना हुआ था और मेरे बड़े म्यूचुअल फ्रेंड्स से बड़े लोगों ने बताया हुआ था। अब होता ये है कि आपको पता है मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं वीकडेज पे नहीं मिल सकता। अब ये वीकडेज पे ही बैठते हैं, ठीक है, और सैटरडे को बैठते हैं, वीकेंड्स पे, सॉरी आप बैठते हैं वीकेंड्स पे, तो ये बैठते हैं वीकेंड्स पे। अब होता ये है कि वीकेंड पे पढ़ाता हूँ और आपको पता है मेरी फैमिली में इतनी गैदरिंग्स होती है, तो मैं वीकेंड पे जा नहीं सका। अब वो मैं कहूँ किस तरह जाऊँ, फिर मैं सोच के जाता मैंने F6 जाना है और मैंने F6 जाकर डॉक्टर कमाल से एक बार मिलना ज़रूर है। फिर वन गुड डे मैं गया, एक तो इनकी असिस्टेंट, शी इज सो इंटरनेशनल, वेरी इंटरनेशनल, वो इतनी सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है। उसने मुझे सारी इंटरनेशनल, मैंने कहा नहीं आप इससे मुलाकात करवाते, उसने कहा नहीं, यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू गेट एन अपॉइंटमेंट। मैंने कहा जस्ट 1 मिनट एंड देन यू विल सी दैट आई विल नॉट कम आउट ऑफ द रूम आफ्टर फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, एंड दैट हैपेंड। मैंने कहा 1 मिनट जाने दो, आधा घंटा कहीं नहीं गया। तो वो हंसना शुरू होगी, उसने भी इनको बता दिया, एंड ही वाज सच अ जेंटलमैन एंड अच्छे कि इन्होंने मुझे, मैं उनके पास गया और फिर हमारी बहुत लंबी गुफ्तगू हुई, एंड आई वाज सो सेटिस्फाइड। थैंक यू सो वेरी मच, मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा डॉक्टर कमाल, हम जो बात कर रहे थे हम आपसे पूछेंगे, फिर वापस आके प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी के बारे में पूछेंगे। व्हाट डू यू थिंक, एक इंसान हीरो से विलन का सफर तय कर लेता है? क्या किसी ने आपकी जिंदगी में तय किया, और ये होता क्यों है? ये विलन से हीरो, हीरो से विलन क्यों लोग तय कर लेते हैं?
ऐसा होता क्या है? क्या ये आदतें होती हैं या कभी कभी वो इंसान ही अच्छा लगना बंद हो जाता है? ये इंसान की फितरत है। मैंने आप लोगों की डिस्कशन सुनी, वैसे मैं एग्री करता हूँ कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको कोई आदमी या कोई भी खातून आपको फर्स्ट इंप्रेशन में लगता है कि यार ये बिल्कुल कोई बहुत ही बुरा आदमी होगा या बुरी फारिग है, नहीं अच्छा लगेगा। बहुत फारिग है। कभी कभी ना किसी को फेस स्ट्रक्चर आपको अच्छा नहीं लगता। मुझे जब आप उससे मिलते हैं, जैसे वो कह रही थी कि आप मल्टीपल टाइम्स उससे मिलते हैं फ्रीक्वेंटली, फिर आपका इमेज ऑल टुगेदर चेंज हो जाता है। आप कहते हैं कि नहीं यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी था और मैं ये समझ रहा था कि अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फर्स्ट किसी से मिलते हैं और आपको लगता है कि यार दिस पर्सन इज़ अमेजिंग, और फिर आप चूँकि इंसान की फितरत और सारी आदत चीज़ें, आपकी ऑनेस्टी, आपका प्रोफेशनलिज्म, वो सारी चीज़ें जैसे आप मुझसे मिले, अब आपकी मेरी से एक मुलाकात हुई है ना जी, आपका ये फर्स्ट इंप्रेशन था। अब आएगा आपका मेरे साथ सेकंड इंप्रेशन, जब आप कोई ट्रीटमेंट कराएंगे या कोई भी आपके अलावा कोई भी आए। अब जो भी बात मैं आपसे करूँगा ना, वो आपको याद तो है। आप जैसे मैंने कहा मैं राइनोप्लास्टी कर रहा हूँ या मैं फेस लिफ्ट कर रहा हूँ या मैं कोई और एक्सपाइजेड कोई भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मैं पेशेंट से अपने बार बार यही कहता हूँ कि यार मैं जो अभी आपसे कह रहा हूँ ना, बेशक आप मुझसे अभी ट्रीटमेंट ना कराएं, आप किसी और से करा लें, मगर ये बात साबित हो जाएगी 1-2 साल बाद आपके पास। समझ आ रही है ना मेरी बात आपको? अगर मैंने आपसे गलत बयानी नहीं की तो क्या होगा कि... इससे पहले मैं ब्रेक लूं, जल्दी से दोनों से पूछ लेते हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? अच्छा, लोग आपको फौरन पसंद कर लेते हैं या नहीं? इट टेक्स टाइम, आपसे लोग वक्त लेते हैं आपको समझने में, या आप आसान है, लोग पहली बार मिलते कहते हैं यार बहुत अच्छा इंसान? ज्यादातर लोग अच्छा इंप्रेशन पहली मुलाकात में योर्स, माइंड नॉट। मैं हुमायूं का कह सकती हूँ कि ये मेरी पहली मुलाकात में लोगों को लगता है बहुत रूड हूँ और मैं बड़ा स्नूटी सा हूँ और मैं इतनी जल्दी मैं आसान नहीं हूँ, बड़ा मुश्किल हूँ। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते कह रहे 2 साल हो गए हमें नहीं समझ आई मेरी बाजी वाह। थोड़ा सा ब्रेक, एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने डॉक्टर साहब का भी इस पे जो है वो पॉइंट लिया था कि क्या वो समझते हैं कि वाकई फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अच्छा, हम लोग ये बात भी कर रहे थे कि हो सकता है कि डिफरेंट लोगों का एक ही बंदे के बारे में डिफरेंट उनकी सोच हो, उनकी अप्रोच हो सकता है कि मैं डॉक्टर साहब से मिलूँ और मैं कहूँ कि यार डॉक्टर साहब तो बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, कोई और उनसे मिले और वो कहे कि जी इतना रूड डॉक्टर। ये डॉक्टरों के बारे में एक सोच होती है लोगों की कि बड़े रूड है, इसकी रीज़न क्या होती है? रीज़न आप क्या समझते हैं कि ये है कि आप लोग उनको ज़रा सख्ती से किसी चीज़ के बारे में गाइड कर रहे होते हैं तो इसलिए लोग कहने लग जाते हैं कि डॉक्टर साहब जो है वो काफ़ी रूड इंसान है? मेरा ये ख्याल है कि डॉक्टर्स का रूड होना या टाइम देने पर डिपेंड करता है ना। आप देखें यूजुअली जो डॉक्टर फेमस हो जाता है ना, उसकी वो एक लंबी क्यू होती है, वो उसके माइंड में होता है कि यार मेरे इतने सारे पेशेंट्स खड़े हैं, तो वो शायद क्विकली पेशेंट के साथ डील करना पड़ता है, आपको टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है। पेशेंट डॉक्टर साहब, अगर आप ना इसमें सक्सेसफुल हुए तो आपने कभी सोचा है कि मनी हाइस्ट का कोई अगला सीजन होगा तो उसमें मैं कर लूंगा रोल? लिटरली आप लगता है कि ट्विन ब्रदर है आप प्रोफेसर के। प्रोफेसर क्या जो है वो बहुत सारे लोगों ने कहा। आई वाज इन टर्की में, राइनोप्लास्टी का बहुत शौकीन हूँ, मैं करता भी हूँ, मैं सीखने भी जाता रहता हूँ ना। तो मैं ग्रैंड बाजार में जा रहा था तो मुझे पीछे से आवाज़ आई प्रोफेसर, तो मैंने पीछे देखा तो बहुत सारे ना एक लड़के खड़े होकर ना हंस रहे थे और फ्रीक्वेंटली मुझे लोग कहते रहते हैं आपको। हम भी आज तस्वीर लगाएंगे प्रोफेसर बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे प्लास्टिक सर्जन के हवाले से बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन आए, एक जंग भी रही उनकी आपस में कि हर डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिशियन नहीं होता और ये जो एस्थेटिशियन लगा लेते हैं, सो ये एक जंग हमने सुनी, देखी, परखी। लेकिन प्लास्टिक सर्जन इज ऑल टुगेदर अ वेरी डिफरेंट गेम। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे एस्थेटिशियन भी जो है वो अपने साथ वो प्लास्टिक सर्जरी कर रहे होते हैं बहुत सारी चीजों में, और वो कहते हैं कि जी मैंने सर्टिफिकेट मैंने किया हुआ है, मैंने सर्टिफिकेशन ली, मतलब वो कोई ना कोई गोलमोल जवाब दे देते हैं। अब आप ये ना समझिएगा मैं किसके बारे में बात करूं, लेकिन मुझे किसी ने कहा एंड आई डिड नॉट बिलीव इट बिकॉज मेरी उससे पहले आपसे मुलाकात हो चुकी थी, आपने मुझे बता दिया था। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक प्लास्टिक सर्जन, अगर आप उसके पास किस किस चीज़ों के लिए जा सकते हैं? एक प्लास्टिक सर्जन की डेफिनेशन क्या है? मुझे ऐसा क्या मसला होगा कि मैं प्लास्टिक सर्जन के पास जाऊंगा, डर्मा या एस्थेटिशियन के पास नहीं जाऊंगा? प्लास्टिक सर्जन ना, देखें, प्लास्टिक सर्जन इज़ बेसिकली सर्जरी से रिलेटेड। ऐसी चीज़ जैसे आपकी नोज़ है ना, जैसे नोज़ ले लें आप,
नोज़ बहुत ज़्यादा मोटी है, उठी हुई है, ब्रॉडली ये समझ लें कि ऐसी चीज़ें जो आप जिसमें आपको शेप चेंज करनी पड़ रही हो, कुछ बदलना पड़ रहा हो, ठीक है, उसमें आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। जैसे आपकी डॉक्टर साहब सर्जिकल एनी सर्जिकल प्रोसेस से आपको अपनी अमेंडमेंट करें उसको आप वो प्लास्टिक सर्जन है क्या ये कह सकते हैं? Yes. सर्जिकल प्रोसेस के बगैर नहीं होता? सर्जिकल प्रोसेस के बगैर कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। मतलब जैसे आप समझें कि आप ओल्ड एज में चले गए हैं और आपकी स्किन पूरी सैगी हो गई है, स्किन लूज हो गई है। अब आप तो यंग हैं, आपकी स्किन टाइट है, मगर समहाउ कभी लाइफ में 50-60 ईयर्स में आपकी स्किन सैग कर जाए, इन दैट केस आपको प्लास्टिक सर्जरी ही करानी पड़ेगी। अगर आप किसी ऐसे ट्रेडिशन के पे जाएंगे और वो थ्रेड लिफ्ट या कोई और चीज़ बताएगा आपको, तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना। वो चीज़ें सारी टेम्पररी होती हैं, मगर चूंकि हमारा लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो है वो टेम्पररी चीज़ें करा रहे हैं और वो फिर कहते हैं कि जी ठीक है 6 महीने साल के बाद दोबारा से प्रोसीजर करा लेंगे, क्योंकि उनको जिस तरह से गाइड किया जाता है वो यही होता है कि कोई बात नहीं, ये साल के बाद डिसॉल्व हो जाएंगे, आप दोबारा आ जाना, हम आप इनकी जवाब दें। फिर मेरा ये ख्याल है कि वो पेशेंट जो इनिशियली नॉन सर्जिकल पे जाता है ना, वो कभी ना कभी सर्जिकल पे आ जाता है। एक दो दफ़ा वो कराएगा, उससे आइडिया हो जाएगा। देखें, आपको हमेशा ये बात अट्रैक्टिव लगेगी कि यार मैं नॉन सर्जिकल करके आपको ठीक कर देता हूँ। आप मेरे पास आए ना, मैं आपको नहीं आया, आप आए, मैं आपको सर्जरी करता हूँ, तो ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं मैं बगैर सर्जरी के आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, तो ये बात आप ज़्यादा बाय करेंगे, आप जल्दी बाय करेंगी। मगर मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं लोगों से कहता हूँ कि आप करा लें, आपको समाओ वापस आना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब, आप हलीमा की जो बात है ना उसमें एडिशन करो। हलीमा ने सवाल बड़ा अच्छा पूछा, लेकिन मेरी रीफ्रेजिंग उसमें वो ये कि लोग अक्सर प्रोसेस की तरफ इसलिए जाते हैं क्योंकि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं पता चलता। जैसे एक तो सर्जिकल कॉस्ट ज़्यादा है, पैसा लगाना पड़ता है, वो वाले प्रोसेस सस्ते हैं। दूसरा एब्रप्ट चेंज आता है, लोग फौरन कहते हैं आपने कुछ करवाया हुआ है, और उसके डर से एक तो नहीं कराते और एक कॉस्ट की वजह से नहीं कराते। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये दो चीज़ें सबसे बड़ा रीज़न स्कार होता है। वैसे मेरा ख्याल है कि वो ये नहीं चाहते कि मेरे फेस पे या कहीं पे स्कार है, जो कि कॉस्मेटिक सर्जरी में हम कोशिश करते हैं कि नज़र ना आए। सेकंड रीज़न यही है कि आपकी कॉस्ट, और तीसरा ये लोग डरते भी हैं लोग सर्जरी में, वो चेंजेस नजर आ जाएंगे। पर ये जो आप कह रहे थे ना कि एब्रप्ट चेंज आता है आपकी फेस पे या कोई चीज़ पे ना, लोग कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब नेचुरल रहना चाहिए, तो वो भी एक रीज़न होता है। अच्छा, इससे पहले हम यही सर्जिकल चीज़ों के बारे में, हम रिंकल्स के बारे में बात करेंगे, हम राइनो के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने जब भी प्लास्टिक सर्जन से मुलाकात हुई है या किसी ऐसी भी एस्थेटिशियन से जिसको थोड़ी बहुत सर्जरी आती है, ऐसा क्यों होता है कि मैंने जब भी उनको देखा, हमें उनकी शक्ल से देख के पता चल जाता है ये प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि खुद अपने इतने प्रोसेस किए हुए होते हैं कि हम फिर मैं और ये बाद में कहते हैं नाक भी हुई, हाँ नाक भी, होंठ भी, हाँ होंठ भी हुए। सो व्हेन वी लुक एट यू देयर इज वी कांट टेल। मैं नहीं बता सकता कि आप प्लास्टिक सर्जन, ये हम वापस आके पूछते हैं, ये आपने डिटेल में बताना है, ऐसा क्यों, मना क्यों, ऐसे वापस एक ब्रेक ले। Am I right? वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था, आज तक जो भी एस्थेटिशियन आया, डर्मेटोलॉजी वाले आए, सब कुछ हुआ है, तो मैं उनके प्रोसेस जो है वो शक्ल से नजर आना। और इवन एक इवेंट पे हम दोनों गए हुए थे, तो मैं और हमारी एक दूसरे को देख के कह रहे किया हुआ है, हाँ ये किया हुआ है। प्लीज बहन, वो तो पूछने की जरूरत भी नहीं थी हमें। वैसे फिर ऐसे लोगों की शक्लें जो होती है ना, एक टाइम आता है कि एक जैसी लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि सबने नाकें बनवाई हुई है, सबने होंठ बनवाए हुए हैं, सबने फिर हमने किसी डॉक्टर के साथ कंपेयर भी किया था, है ना, वो बिल्कुल बहरे लग रही थी क्योंकि दोनों ने सब कुछ कराया हुआ था। तो आपसे पूछते हैं कि अब जब ये प्रोसीजर्स है, सबसे पहले इंसान अपने पे ट्राई करता है। जैसे मेकअप वाले के पास भी जाते हैं, उसका अच्छा मेकअप हो तो आप कहते हैं कि यार ये अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। आपने अपने चेहरे के साथ कुछ नहीं किया हुआ, रीजन बीइंग? मुझे लगता है मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज की। जी हम मानते हैं, लेकिन बिल्कुल इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। देखिए मैं सिर्फ छोटी सी बात करूँ, स्कार है, आप कहते हैं स्कार रिमूव कर देता हूँ। मैं वैसे लोगों से कहता हूँ कि यार मैं जिस फील्ड से हूँ ना, जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ या मेरे जो फ्रेंड्स कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कम से कम तुम्हें खुद वो चीज़ें तुम्हारी खुद ठीक होनी चाहिए। जैसे आपकी नाक खुद ठीक नहीं है। मैं कोयटा में था तो मेरा एक पेशेंट आया, उसने अपनी वाइफ के बारे में मुझसे पूछे काफ़ी सारे सवाल, और उसके बाद उसने क्या किया कि जाते हुए उसने पश्तो में उसकी वाइफ ने उससे कहा तुम अपना मसला भी पूछ लो डॉक्टर साहब से ना। तो वो मैं नीचे बैठा हुआ था, तो वो टेबल पे खड़े होकर ना मुझे टॉप से ऐसे देख रहा था, तो मेरे कुछ बाल यहाँ पे ना वाइट हैं। तो उसने उसको पश्तो में कहा कि इसके खुद बाल सफ़ेद हैं, ये मुझे क्या ट्रीटमेंट बताएगा ना। And he did not know क्या वो पश्तो आती है। उसको नहीं पता था कि मुझे समझ आ रही है। तो मैं लोगों से कहता हूँ कि यार मेरी
मेरी या आपकी किसी की भी, अगर मेरा खुद पेट बाहर निकला हुआ है तो मैं किसी को लाइपोसक्शन क्या बताऊंगा, या मेरी नोज ठीक नहीं है, मेरे बाल नहीं है, तो ऐसा आदमी मेरे से हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराएगा। बिल्कुल। वो कहेगा यार डॉक्टर साहब के खुद बाल नहीं है, इसके खुद बाल क्यों नहीं है। तो और अगर इतना अच्छा प्रोसीजर तो खुद क्यों नहीं करा खुद क्यों नहीं कराता। अब मेजॉरिटी एस्थेटिशियंस भी, अब किसी के अपने लिप अच्छे होंगे, फिल्ड होंगे, या नोज उसकी शेप अच्छी होगी, तो वो इस वजह से लोग ज़्यादातर खुद भी पहले करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद अच्छा, मुझे इसके बरक्स लगता है। आप कन्विंस कैसे, हलीमा और हुमायूं कैसे कन्विंस करेंगे कि आप करवा लें, कुछ इनहांस करा लें? देखें, मैं जैसे लेट्स से मुश्किल सवाल है, मैं बता रहा हूँ आपको इसका जवाब। जैसे मैं कॉमन प्रोसीजर्स में रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट, फेस लिफ्ट, लाइपोसक्शंस या नोज, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मेरी ठीक हैं। अच्छा, जरूरत नहीं है, अभी तक मुझे जरूरत नहीं नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा इससे बरक्स है, मुझे वो लोग ज़्यादा बेहतर लगते हैं, वो लोग ज़्यादा ठीक डर्मेटोलॉजिस्ट लगते हैं या एस्थेटिक फिजिशियंस लगते हैं जिन्होंने अपने साथ कुछ नहीं किया हुआ। मुझे लगता है वो आपको सबसे अच्छा मशवरा दे सकते हैं, वो सबसे लॉयल मशवरा आपको दे सकते हैं। वो तभी आपको कहेंगे कि आप सर्जरी करा लो, तभी आपको कहेंगे कि कोई प्रोसीजर करा लो जब आपको उसकी अशद ज़रूरत होगी। ऐवी नहीं कहेंगे कि शौकिया अच्छे लगेंगे, यूं टाइटनिंग होगी तो अच्छे लगेंगे, ये वो नहीं कहते। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा जो सबसे बड़ा इस प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से जो कंसर्न है वो स्कार्स का है। बहुत सारे लोग होते हैं, बचपन में बच्चे हैं, खेल रहे, चोट लग गई, उस वक्त जो है वो कुछ समझ नहीं आया, बहुत करीबी जो भी ब्लीडिंग हो रही है, बहुत करीबी जिस जगह पे लेके गए वहाँ पे उन्होंने स्टिचेस लगा दिए। कुछ स्कार्स होते हैं जो फिर उम्र भर के लिए आपके साथ रह जाते हैं, ख़ास तौर पे लड़कियों के लिए। लड़कियों की जब शादी की उम्र आती है तो सबसे पहले लोग आके उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं कि बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, वो है फलाना ढमकाना। क्या वो जो स्कार्स है वो ख़त्म हो सकते हैं, चाहे वो जितना भी बड़ा कट हो, चाहे वो जितनी भी बुरी तरह से स्टिचेस लगाए हुए हों या नहीं? जब भी आपके बच्चे को कोई भी चीज़ हो, आप थोड़ी दूर चले जाएं, लेकिन अच्छी जगह से उनको स्टिचेस लगवाएं या ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि वो स्कार फिर ख़त्म नहीं होगा। देखिए, स्कार का ये फिनोमेना है कि स्कार एक दफ़ा आपकी स्किन की दो लेयर्स हैं, एक एपिडर्मिस, फिर उसके नीचे एक लेयर है सुडर्मिस कहते हैं। अगर तो स्कार डीप है ना, तो वो स्कार ख़त्म नहीं हो सकता, उस स्कार को हम फाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब आपका जैसे क्वेश्चन है कि आपने करीब तरीन किसी सेंटर से लगवा लिया और चूंकि वहाँ पे सेंटर में फैसिलिटीज़ नहीं थी, उन्होंने मोटे धागे से बिल्कुल स्टिच लगना चाहिए, फाइन धागे से, जितना फाइन हो। मतलब हम जो लगाते हैं ना, बाल के बराबर जितना पतला धागा होता है, प्लास्टिक सर्जन्स, ठीक है, इसी वजह से हमारे स्कार्स फाइन बनते हैं। अब किसी पेरिफेरी में कहीं लगवाया, उसने मोटे धागे से लगा दिया और उस टांके को लगाने के बाद उसको काफ़ी अरसे तक छोड़ भी दिया, उसका वापस 3 से 5 दिन में स्टिच को रिमूव कर देना चाहिए। अगर आप स्टिच तो 8 दिन के बाद, हाँ, अब स्टिच को अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो वो स्टिच अपना निशान भी छोड़ देगा। डिसॉल्वेबल भी ठीक है, डिसॉल्वेबल ठीक है, अगर आप इंटरनल लगा रहे हैं तो वो वहीं डिसॉल्व हो जाएगा। अगर आपने ऊपर से स्टिच लगाया है स्किन से, और स्किन आपने देखा होगा रेल ट्रैक अपीयरेंस बन जाती है। जी बिल्कुल, ठीक है। वो एक तो ये होता है कि एक चोट का निशान, ऊपर से ऑन टॉप ऑफ इट आपके जो स्टिच है उस स्टिच का अपना निशान। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आप अगर प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल नहीं है, कहीं भी आप लगाएं, फिर आप अपने बच्चे को प्लास्टिक सर्जन के पास ले जाएं क्विकली, या फिर उस सर्जन से रिक्वेस्ट करें कि वो पतला धागा यूज़ करे, ठीक है, और उसको फिर विद इन 3 to 5 डेज स्टिच को आउट करवा दें, रिमूव करवा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब शी हैज़ आस्क्ड स्कार्स के बारे में मैं आपसे पूछूंगा, बर्न विक्टिम्स जिनको जो जल जाते हैं लोग, और साथ में जिनके ऊपर तेजाब गिर जाता है, फेंक दिया जाता है, ऐसे लोग कम है, प्रोपोर्शन शायद कम है, मुझे लगता है, हो सकता है इससे ज़्यादा हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, कभी कभी हाथ पे तेल गिर जाता है, निशान पड़ जाता है बच्चों की। आज बल्कि डिस्कशन बड़ी अच्छी, हलीमा ने वॉइस टोन में बात की कि बच्चों की शादी नहीं हो पाती है इस चीज़ों से। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन फिर बात आती है कॉस्ट की, कि बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं इस पर। क्या साइज ऑफ द बर्न या वो मैटर करता है कि नहीं? जितना भी साइज होगा, कीमत एक ही है, पैसे एक ही हैं, और कितना लंबा प्रोसीजर लगता है उसको ठीक करने में? तीसरा सवाल इसी के साथ है, क्या बॉडी से ही स्किन का पार्ट लिया जाता है? क्योंकि वो फिर एक और मसला, शादी होनी है उसकी, किसी जगह से भी पार्ट नहीं लेके सकते, स्किन का उतार के वो कर दे। तो ये जरा तफसील आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेनली ना बर्न की या किसी भी इंजरी की डेप्थ ज़्यादा मैटर करती है कि वो कितना डीप हुआ है। मैंने बताया ना आपको 2 लेयर्स होती हैं। अगर तो आप डर्मल लेयर चली गई और डर्मल लेयर सारी की सारी चली गई, तो उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, उसके कॉन्ट्रैक्चर या स्कार ज़्यादा गंदे बनते हैं। ठीक है। अगर सुपरफिशियल हो ना, जैसे हम बचपन में गिरते थे और रगड़ लग जाती थी, तो वो हील भी हो जाता था, उसका वो निशान भी गायब हो जाता था। सिर्फ ऊपर वाली जो फर्स्ट डिग्री बर्न, यस, फर्स्ट या इवन सेकंड डिग्री बर्न, ये अच्छे हील हो जाते हैं, इनके स्कार भी चले जाते हैं। ठीक है। अगर तो वो डेप्थ ज़्यादा हो गई, डर्मिस ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, या फुल थिकनेस स्किन बर्न हो गई,
तो फिर वो लॉस जितना भी टिश्यू का डिफेक्ट है उसको वो सेकेंडरी इंटेंशन यानी खुद ब खुद कुदरती तौर पे अगर वो हील होगा तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग स्किन को खींचेगा। जब वो सराउंडिंग स्किन को खींचेगा, जिस जगह को खींचेगा वो कॉन्ट्रैक्चर बनना शुरू हो गया। अगर उंगलियों में आया तो उंगलियां नहीं खुलेंगी, अगर आंख के करीब आया तो आंख की डायमेंशंस चेंज हो जाएंगी, लिप खींच जाएगा। अच्छा, इनकी ट्रीटमेंट्स तो हैं, मगर इस ट्रीटमेंट ये है कि आपको कहीं ना कहीं से स्किन लानी पड़ेगी। वो स्किन यूजुअली हम थाइस लाते हैं क्योंकि ये जगह छुपी हुई है। मैंने ये मुझे हाँ, हम यहाँ से लेके ऊपर शिफ्ट करते हैं। मगर अगेन देखें, अब आप अल्लाह ताला ने इस तरह क्रिएट किया इंसान को कि आपकी यहाँ की स्किन यहाँ से डिफरेंट है, यहाँ की स्किन यहाँ से डिफरेंट है, ना उसका कलर मैच है ना उसका टेक्सचर मैच है। तो आप शिफ्ट तो कर देंगे मगर यू कैन नॉट ब्रिंग दैट पर्सन एग्जैक्टली द सेम बर्न के केस में बता रहा हूं। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएंगे, जो आपने स्किन की बात की, क्या अगर थाई से ली जाती है वो स्किन वापस आती है? हाँ, स्किन और एग्जैक्टली सेम होती है? नहीं, स्कार रह जाता है। स्कार रह जाता है, स्कार रह जाता है, स्कार रह जाता है। और जो फेस पे जब आप उसे इम्प्लांट करते हैं तब भी क्या स्कार से पता लगता है कि आपका इम्प्लांट स्किन टोन से पता लगता है? मैं बता रहा हूँ ना कि वो स्किन कभी भी वैसी स्किन नहीं होती। ठीक है, तो आपको पैच इफेक्ट आएगा, जैसे ये स्किन कोई डिफरेंट स्किन है। इसी को छोटा सा लीड करूंगा मैं। क्या वो जब आपने लगा दिया, इम्प्लांट कर दिया, आपने कहा इसका स्कार भी आ गया, क्या ये डिपेंड करता है कि कितने डिग्री का बर्न है? अगर फर्स्ट डिग्री का हो सकता है पता भी ना चले और आपका हो जाए। ये मैंने आपको पहले बताया ना कि अगर फर्स्ट सेकंड डिग्री तो वो पूरा हील हो जाता है, उसका निशान भी विदाउट स्कार। विदाउट स्कार वो बड़ा अच्छा हील हो जाता है। डॉक्टर साहब, मगर अगर ये डेप्थ ज्यादा हो जाए ना तो फिर वो तब स्कार नजर आए। तब स्कार नजर। और आई एम सो सॉरी, मैं जैसे पूछूं कि आपका फर्स्ट और सेकंड डिग्री है, स्किन लेनी तब भी है? स्किन तब नहीं लेनी, वो खुद ब खुद हील हो जाती है। खुद ब खुद ही हील हो जाएगी। अगर फर्स्ट या सेकंड डिग्री है, थर्ड पे जाके आपको लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, क्या ये ज़रूरी है कि जब आपको कोई ना कोई इस तरह का हादसा पेश आए? हमारे घरों में यूजुअली इसी तरह के होते हैं जी, अम्मी कुछ बना रही थी, तल रही थी, बच्चा पास आ गया, उसके ऊपर छींटे गिर गए, इस तरह के केसेस भी बड़े आते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि आपने उस वक्त जल्दी नहीं करनी, एक बेहतरीन डॉक्टर का इंतखाब कर रहे हैं? मेरी बहन के साथ इस तरह हुआ था, उनके ऊपर जो है वो तेल गिर गया था और उनका नेक और चेहरे का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो डैमेज हो चुका था। बहुत सारे लोगों ने कहा ये कभी हील नहीं होगा। कैसे गिरा था? काम वाली जो है वो उन्होंने इतना ज़ोर से पराठा पलटा कि वो सारा तेल आ गया। ठीक है। तो और इस रमज़ान में भी इवन ये हुआ कि बहुत सारे केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए कि जी माएँ जो है वो खाना बना रही थी और इफ्तार बना रही थी और बच्चों के ऊपर जो है वो ऑयल गिरना शुरू हो गया। तो हम शायद सोशल मीडिया की वजह से हमें पता लगना शुरू हो गया, पहले नहीं पता लगता था। उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि कभी हील नहीं होगा, दाग इनके चेहरे पे रहेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनके चेहरे पे कोई दाग नहीं है, क्योंकि किसी ने हमें ऐसा सर्जन जो है वो रिकमेंड किया जिन्होंने कुछ ट्रीटमेंट्स भी किए और कुछ ऑइंटमेंट्स भी ऐसी दी कि उनके चेहरे से दाग खत्म हो गए। क्या आपने उस वक्त जल्दी जाना है या नहीं? सब्र से काम लेना है और बेहतरीन डॉक्टर का इंतखाब करना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। आई डोंट हैव अ सर्जन। एक छोटा सा ब्रेक ले। जी वेलकम बैक टू द शो, जहां हम लोगों ने बहुत कुछ हुमायूं से सीखा है। वहां एक अच्छी तरह डांटना भी जो है वो मैं और डॉक्टर साहब जो है वो इनसे सीख रहे हैं, लेकिन मैं अभी तक नहीं सीख पाई। डॉक्टर साहब, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ हुमायूं से। बिल्कुल, हुमायूं बहुत अच्छी तरह, मतलब डांटना नहीं मैं कहूँगी, किसी को कोई बात जो है वो किसी बेहतर तरीके से, बेहतर अल्फाज का चुनाव करके बताना बड़ी आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है। हुमायूं कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई 4-5 साल बाद हुमायूं के साथ हुमायूं बैठा हुआ क्योंकि मैं इतना कुछ आपसे सीख रही हूँ कि फिर ऐसा हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपसे पूछा था कि अगर कुछ इस तरह का हो जाए घर में, बर्न का कोई केस आ जाए, कुछ डॉक्टर का इंतखाब जल्दी करना है या नहीं? सबसे पहले तो आपने खुद जो इनिशियल मेजर्स लेनी है वो, क्योंकि आपने कोई भी गर्म चीज़ आप पे गिरी है तो आपने उसको फौरन कूल डाउन करना है। ठीक है। पानी गिराएं, उसको ठंडा करें ताकि उसकी डेप्थ ना बढ़े। ठीक है, क्योंकि डेप्थ मैटर करती है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली आपने प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन या जो भी कंसर्न बंदा है उसको आपने प्रॉपर बंदा सेलेक्ट करना है।
अदरवाइज तो अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास लैंड कर गए जो इस फील्ड का स्पेशलिस्ट नहीं है तो फिर वो चीज़ें मज़ीद ख़राब भी हो सकती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मजबूरी हमारे यहाँ ये होती है कि जितने भी बड़े बड़े हम अस्पतालों के नाम लें चले उनमें तो फिर भी शायद हो सकता है बर्न सेंटर बने हुए हों या प्लास्टिक सर्जन मौजूद हो, लेकिन हर जगह पे ये फैसिलिटी नहीं है। इवन ये कि बहुत बड़े बड़े जो सेटअप्स गवर्नमेंट भी करती है उनमें भी कभी कभी कॉस्ट कटिंग करने के लिए प्लास्टिक सर्जन वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको कट डाउन कर दिया जाता है कि बाकी जितने भी दिल के अमराज हैं या फालिज है या इस तरह की चीज़ें वो ज़रूरी हैं, ये शायद चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं है। बहुत मुश्किल से ढूंढना पड़ता है और कभी कभी बहुत दूर भी होता है। दूर दराज इलाकों के जो लोग होंगे उनको और ज़्यादा मुश्किल होती होगी, तो फिर वो क्या करें? देखें, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको इनिशियल मेजर्स खुद लेनी है। आप अगर आप इनिशियल मेजर ले लेंगे ना कि आपके पास ज़्यादातर बॉइलिंग वाटर या टी भी अक्सर आपने ऑयल का कहा ना, हमारे पास अक्सर बर्न सेंटर में बच्चे ऐसे आते हैं कि वो माँ ने कोई चाय रखी हुई है तो उसने आके बच्चे ने नीचे से काउंटर से उसको खींचा तो वो सारी की सारी उसके ऊपर गिर गई। अब आपने क्विकली उसका जो सरफेस एरिया ना वो मैटर करता है कि आपका कितना एरिया बर्न हुआ है, क्योंकि इसमें ये दिस इज़ लाइफ थ्रेटनिंग। एक तो आप डिसफिगरमेंट तो है ही है कि आपके ऊपर पानी गिरा और आपके डेप्थ अगर ज़्यादा हुई तो कॉन्ट्रैक्चर्स बने या फेशियल फीचर्स चेंज हो गए, मगर लाइफ थ्रेटनिंग भी है। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो मरीज़ 40% ज़्यादा अगर चला जाता है तो उसकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, तो लाइफ थ्रेटनिंग भी, तो आपने कोशिश करनी है कि उसका सरफेस एरिया कम करें और उसकी डेप्थ कम करें, जल्दी जल्दी उसको पानी कराएं ठंडा या ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि प्लास्टिक सर्जन का होना ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे बंदे के पास लैंड कर जाएंगे, आपने नियरेस्ट, अब तो हर जगह बन गए हैं, मतलब आप पंजाब में काफ़ी सारे हैं, बलूचिस्तान में हमारे पास बर्न सेंटर्स हैं, कराची में, तो आपको बर्न सेंटर में प्लास्टिक सर्जन सब ज़्यादा हो गए हैं, मिल जाते हैं इसीलिए। चलिए, ये बात आपने कोई इतनी खुशी से नहीं की। अच्छा, मैं सबको ये बात बता दूं कि डॉक्टर साहब प्लास्टिक सर्जन है। अगर आपने ये पूछना है कि बर्न विक्टिम्स के साथ क्या करना है, चूल्हे अगर आग लग जाती है तो डबल रोटी रखनी है या बंद रखना है या आपने आलू रखना है, ये आप डॉक्टर से पूछें। प्लास्टिक सर्जन जो है वो डज इट आफ्टर, जो कुछ उसके बाद हो जाता है उसके बाद का वो मसला हल करते हैं। आई वांट यू टू आस्क अनदर क्वेश्चन बिकॉज जो अगला सेगमेंट है वो मैं इनसे लूंगा, वो मैंने प्रॉपर एक चीज़ सोची हुई, मैंने प्रॉपर आपसे उसके हवाले से डिटेल बस सारी चीजें आपने उसी के हवाले से पूछी। तो इफ यू हैव अनदर क्वेश्चन प्लीज थ्रो इट। अच्छा डॉक्टर साहब, जो स्कार्स पड़ जाते हैं, जैसे घर में छुरी लग गई, ये चीज़ें लग गई, उसमें भी ये होता है कि हम लोग अक्सर जो है वो नहीं जाते डॉक्टर के पास, घर में कोई मरहम पट्टी कर लेते हैं और फिर जब उसे खोलते हैं तो वो जाहिर है अल्लाह ताला ने भी एक निज़ाम रखा हुआ है, वो मिल तो जाती है स्किन, लेकिन बड़ा ही गंदा किस्म का उसका स्कार जो है वो आता है। वो भी क्या, किसी अगर पुराना हो चुका है, किसी ऑइंटमेंट के ज़रिए उसको कम या बेहतर किया जा सकता है? मेरे यहाँ पे एक है, मैं एकदम फेंट हो गई थी वॉशरूम में, जब मैं उठी तो मेरी कनपट्टी फटी थी। वो वाला फेंट है जी, ये वो वाला फेंट है। तो मैं उठी तो मंसूर ने यू मारा था तुम्हें, लेकिन तुमने कहा था मैं बाथरूम में गिर गई थी। लेकिन इस बात पे यकीन नहीं कर सकते, मंसूर से नहीं मार सकते, ये मंसूर को मार सकते। मैं अगर उल्टा हो तो लोग यकीन कर लेंगे इस बात पे। लेकिन फिर उसके बाद उस वक्त इतना समझ नहीं आया कि जाना चाहिए डॉक्टर के, वो खुद ही से हील तो हो गया, लेकिन अब वो वहाँ पे एक प्रॉपर एक निशान है। क्या कोई ऑइंटमेंट्स ऐसी हैं जिनसे वो निशान कम हो सकते हैं और या छोटे हो सकते हैं? बिल्कुल, ऑइंटमेंट्स हैं इस तरह की, मेनली तो सिलिकॉन जेल होती है, इसको कहते हैं स्कार मॉड्यूलेशन थेरेपीज। ठीक है। अगर आप क्रीम्स या जेल्स की बात कर रही हैं तो डेफिनेटली होती हैं, वो सिलिकॉन जेल्स कराती हैं, मुख्तलिफ नाम से आती हैं, स्कार जेल या मैप स्कार, काफ़ी इस तरह के नेम्स हैं, मगर वो बेसिकली सिलिकॉन जेल्स होती हैं, अगर वो लगाएं तो स्कार बेहतर हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं वो अगले में पूछूंगा, लेकिन मैं छोटा सवाल पूछ लूँ, अगले में मैं आपसे वो पूरा इंटायर प्रोसीजर उसका चीज़ का पूछूंगा। मुझे पता है, अगर रिंकल्स की बात अगर मैं छोटा सा लें, आपसे सरसी से गुफ्तगू कर ले, तो लोग कहते हैं कि डर्मा के प्रोसेस करवा लें तो झुर्रियाँ खत्म हो जाती है, बूटॉक्स करा लेते लोग, स्किन खिंचवा, थ्रेडिंग थ्रेड होता है, थ्रेड करा लेते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी में कौन सा प्रोसेस है जो किया जा सकता है व्हेन इट कम्स टू रिंकल्स, झुर्रियों के लिए? प्लास्टिक सर्जरी, देखें अब झुर्रियाँ किस एरिया में उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फोरहेड है, फोरहेड पे झुर्रियाँ हैं तो आप फोरहेड लिफ्ट करा सकते हैं। अच्छा, ओके। ब्रो वाला एरिया है या स्किन ऊपर, ये भी सर्जिकल प्रोसेस है, ये प्लास्टिक सर्जन कर सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन कर सकते हैं, ये डर्मा नहीं कर सकते, डर्मा वाला नहीं करते। ओह लॉर्ड, मुझे ये बात है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव चीज, इसका पाकिस्तानी बहुत बड़ा मसला है, उसके बाद से डिटेल से बात करेंगे, मजा आएगा। देखते रहिए, एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉर्सब। अब वो सवाल आप सोच रहे होंगे क्या पूछने वाला, पापा ऐसे करके मुझे देखे थे। डॉक्टर साहब, बालों का मसला हर किसी को है। आप यकीन माने कि जैसे लोग, अब जिन लोग जो मुझे जानते हैं वो कहते हैं आपने बालों के साथ क्या किया, आपके बाल बड़े बेहतर हो गए। बिकॉज मैंने PRP सेशंस कराई, मैंने आपको भी बताया था। लेकिन आप मुझे बताएं ये क्या थिन लाइन है हिस्ट्री के मुताबिक, जिसके बाल गिर रहे हैं PRP कौन करवा सकता है और ट्रांसप्लांट कौन करवा सकता है? कुछ लोग, वो लोग PRP करा रहे होते हैं जिनको अब फायदा नहीं है क्योंकि फॉलिकल जा चुका है, अब उन्हें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना है, तभी ठीक होगा। ये पैसे खर्च कर रहे हैं PRP के लिए। मजे की बात तो ये आप मुझे इसका जरा साइंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखें, आपकी एक तो ये आपको देखना होगा कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है। आपको भी मैं अगर 2-3 मिनट सही से समझा दूँ ना तो आपको भी समझ आ जाएगी कि यार इस आदमी को किसी भी ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं होना। जो भी फ़ायदा आप ले रहे होते हैं ना PRP से, या अभी रिसेंटली एक्सोसोम्स आए हैं जो कि बहुत महंगे हैं मगर लोग बहुत ज़्यादा लगवा रहे हैं, उसका टेम्परेरी फ़ायदा होता है। ये आपको समझना ज़रूरी है कि परमानेंट इफ़ेक्ट नहीं है उसका। अगर आप ये जीन्स लेके पैदा हुए हैं कि आपने यहाँ तक बॉल्ड होना है तो आपने होना ही होना है, आप कुछ भी कर लें। ये बात समझ आ रही है? रियली एक आदमी अगर ये जीन्स लेके आया है, जैसे आप लंबे हैं, आपकी हाइट कितनी है, आप उसे स्लो कर सकते हैं, आप उसको उस पर टाइम गेन कर सकते हैं, मगर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब आप गंजे हो जाएंगे। आप रील भी काटे, बड़ी गौर वाली बात है। डॉक्टर साहब मैं पूछता हूँ ताकि ये लोग करें, क्या एक इंसान के पास अगर जीन्स है बाल गिरने के, उसके कहते हैं ननियाल पे जाता है तो वो बॉल्ड होगा? ननियाल पे नहीं, दोनों साइडों से हो सकता है। देखें, आपकी जीन्स डिफाइन करती हैं कि आपकी आई का कलर कैसा होगा, आप चेंज नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपकी हाइट कितनी होगी, आप छोटे नहीं हो सकते, आप अपनी फैमिली पे ही जाएंगे। ठीक है, आप गंजे होंगे या नहीं होंगे, आपके फेशियल फीचर्स कैसे होंगे, आपके फेशियल फीचर्स मेरे से नहीं जैसे नहीं मिल सकते। मेरे फेशियल फीचर्स मेरी अम्मी और अब्बू के होंगे, आपके फेशियल फीचर्स आपके अम्मी और अब्बू के होंगे। तो ये एग्जैक्टली बाल्डनेस पे भी यही है कि आप अगर आपकी फैमिली में आपको जीन्स मिली हुई है, इनहेरिटेंस आपकी हुई है कि आपने गंजा होना तो आपने होना ही होना है। मैंने कहा था आपसे, कहा था आप इसमें नहीं, बड़े सवाल है मेरे, आप आखिर में पूछेंगी डॉक्टर साहब, क्योंकि मेरे लिए बड़ी ये सेंसिटिव बात है। आप क्यों इस बीच में, आप मेरे से रिलेटेड रिलेटेड आपके भी गिर रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं आपसे बात करूं डॉक्टर साहब, जो कहते हैं अब वालिद की आवाज आती है, जो तुमने स्प्रे लगाए ना, तुमने जेल शेल लगाई है, सारा उससे गिर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लोग कहते हैं स्प्रे से बाल गिरते, ये आपके गंजे इसलिए हुए कि आपने स्प्रे लगाते रहो। मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजें लोग कोरिलेट कर रहे होते हैं। लोग कहते हैं यार मैं हज पे चला गया डॉक्टर साहब, हज पे मैंने गंज कराई, मेरे बाल ही वापस नहीं आए। अब वो लोग कोरिलेट, आर्मी वाले हमारे जो होते हैं अक्सर उनकी पोस्टिंग्स चेंज होती हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैं फलानी जगह कोयटा गया तो वहाँ का पानी ठीक नहीं था, मेरे बाल वहाँ बहुत तेज़ी से गिर गए। हाँ, आपके बाल गिरते हैं स्ट्रेस से, आपके बाल गिरते हैं एनवायरमेंटल चेंजेस से, मगर वो परमानेंट नहीं होते, वो टेम्परेरी होते हैं। उसका फॉलिकल वहीं पे होता है, वो वापस रीग्रो कर सकते हैं। मगर अगर आपको ख़ानदान में मिला हुआ है तो वो वापस बाल नहीं आएगा। आप कुछ भी दुनिया की, अब मैंने ऐसे भी देखा है, मैंने एक हमारी एक मशहूर डर्मेटोलॉजिस्ट थी, वो मैंने PRP स्टार्ट की जब तो वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे PRP सिखाएं ना, तो मैंने सिखा दिया। सिखाने के वेरी नेक्स्ट डे मैंने उनके पेज पे देखा, उन्होंने एक बिल्कुल गंजा आदमी और एक बिल्कुल बालों वाला आदमी लगाया हुआ था और लिखा हुआ था नो नीड ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट, यू कैन गेट योर हेयर बैक विद PRP। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा देखें ये कितना मिसगाइड कर रही हैं। हाँ। गंजे आदमी के बाल किसी एक्सोसोम से, नानो इस मिसाल पे कहती है बिल्ली शेर पढ़ाया मुड़ के खावन आया, यानी कि आपको ही वो खाने के लिए आ गई है, जो काम आप करते थे उसने कहा ये मैं कर रही हूँ। नहीं, उन्होंने PRP से इसकी जरूरत ही नहीं है, कुछ और करवाओ। मैं चाह रहा हूँ कि मेजॉरिटी लोग आपको मिसगाइड करके, हमारा अनफॉर्चुनेट सी बात है, मगर आप देखें ना इतना एग्जैजरेटेड करके चीज दिखाते हैं, वो चीज उस चीज के लिए बनी ही नहीं होती। आप ये ऐलान करते हैं कि बाल अगर आपके गिरने हैं, आपके जीन्स में है तो वो गिरेंगे, चाहे सूनर और लेटर, देर से या जल्दी गिरेंगे जरूर। हाँ जरूर गिरेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, नहीं इससे में मेरा एक सवाल है। देखिए आपके मेरे जो अम्मी अब्बू हैं, आपकी जरूरी नहीं है कि आपकी जीन्स में आए हो। देखिए मैं ये दोबारा इसको, हाँ तो अब आप क्यों उसको मैं इसको दोबारा समझाता हूँ मैं। हाँ। देखें मेरे मामूओं के सबके बाल नहीं है, इधर तक गंजे हैं सारे, मगर मेरे बाल हैं, मेरे ननियाल सारा गंजा है, 1 to all सारे गंजे हैं। अब्बू लोगों के बाल सबके हैं, तो मेरे बाल मेरे ददियाल पे चले गए। अभी बड़ी उम्र पड़ी है डॉक्टर कमाल, आपकी बड़ी उम्र। अच्छा देखिए डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मेरे जो फादर हैं, जरूरी नहीं है कि आपने, उनके बाल हैं भी और काले भी हैं। हाँ, ठीक है। और जो मेरी मदर है उनके तो जाहिर है मेरी माँ के बहुत अच्छे बाल हैं, लेकिन बहुत जल्दी सफ़ेद होने का रुझान है और सारे भाई उनके गंजे हैं।
चारों भाई गंजे। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी जो आपके बाल वाइट हो रहे हैं वो आपकी मदर की साइड से आए हैं, हमें ये कहते हैं, लेकिन जो आप लोगों के बाल अच्छे हैं, हेल्दी हैं, वो फादर की साइड से आए। सही कह तो रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि दो, फिर तो एक की कोई एक की चीज जानी चाहिए ना। एक जो है अच्छी बात तुमने की, ऐसा होता है जो कह रही है। मैं आप ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन उन्होंने किया, मैं खुद कहने ही वाला था ये बात। एक तो आपके बाल अगर सफ़ेद हो गए तो ये भी रिवर्स नहीं होंगे। ये भी आपको अगर कोई कह रहा है ना कि यार आप कोई विटामिन खा लें या कुछ खा लें तो वो भी वापस हाँ, ये वो जो नो ग्रे एक मिलती नहीं, कुछ नहीं आप उसको कलर कर सकते हैं, मगर अदरवाइज वो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपने जो कहा ना कि वो मिक्स माँ से आया, एक वालिद साहब से आया, तो ये पॉसिबल है क्योंकि वो मिक्स हो रहा होता है ना चीज़ें। ठीक है, आपकी जीन्स जो है देयर आर मिक्सचर ऑफ बोथ योर पेरेंट्स। लेकिन मेरे फादर की तो फैमिली में हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। कलर लगाने का ये जो रिवाज बात ही है, नहीं आई है। वांट टू हियर दिस कि क्या कोई स्पेसिफिक जीन्स मैटरनल और पैटर्नल Dominant से आते होता हैं। है। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए और सब आपका दिन अच्छा ही अच्छा गुजर जाए। ठीक है, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। डॉक्टर कमाल से ना हम आज लड़ाई कर रहे हैं सवाल पूछने की, एंड लिटरली आई वांट दिस शो जितना प्रोलॉन्ग हो सकता है कि बहुत सारी मिथ्स है जो मेरे और हम हलीमा बस के दिमाग में। करेंगे। हलीमा अपना सवाल पूछो, यकीनन आप अच्छा मुझे क्या सवाल? मेरा जो सवाल था वो ये था कि एक हमारे पास डॉक्टर साहब आए थे जो पीडियाट्रिशियन थे, और हम उनसे बच्चों के हवाले से सवाल पूछे थे। उनका ये कहना था कि जीन्स आपके अंदर एक, उन्होंने मिसाल एक दी थी कि आपके पास जीन्स जो हैं वो किरदार अदा कर रहे हैं कि आपके पास एक लोडेड गन पड़ी हुई है, जब तक आप उसका निकाल के इस्तेमाल नहीं करेंगे वो लोडेड गन खुद से तो नहीं चलेगी। नहीं, आप जब अपनी लाइफ की चीज़ों को, अपने फूड को, अपनी एक्टिविटीज़ को बुरा करेंगे, तभी वो जीन्स जो आपके अंदर मौजूद हैं वो आके आप पे हमला ये मेरे सामने बात करते मैं डिनाई कर देते, मैं तो नहीं मानते बात। ये बात उन्होंने अच्छा, कही ये थी, जीन्स तो ठीक है? बहुत तो ट्रांसलेट क्या होती ये चीज़ जो है वो बालों के हवाले से, स्किन के हवाले से, नेल्स के हवाले से बात भी ठीक है? है, ये डॉक्टर सही कमाल? है? पता नहीं, मुझे नहीं पता उनका कॉन्टेक्स्ट क्या था ये बात मुझे कहने भी का, नहीं मगर ये जीन्स जो है ना खुद ब खुद ट्रांसलेट हो रही हैं आपकी। नहीं, उन्होंने कहा जीन्स तो आपके अंदर मौजूद हैं। वो खुद ब बच्चों खुद- के हवाले से वो बात कर रहे थे कि जब बच्चे अच्छा खाएंगे ही नहीं, अच्छा कुछ तो करेंगे trigger ही होगा नहीं, वो तो जीन। वो चीज जो है ट्रिगर हो जाएगी। जैसे किसी I don't के agree. फादर में या किसी के ग्रैंडफादर में अगर शुगर मौजूद है तो उस बच्चे के अंदर भी वो जीन्स हैं, लेकिन अगर वो अपनी लाइफ को, अपनी नहीं, मैं कह चीजों रहा हूं को कि वो बड़े किसी और प्योरिटी context के से साथ बात कर रहे करेगा थे। तो हो मैं- सकता है कि ना हाँ। ना आए उसके अंदर शुगर। देखें, टू सम एक्सटेंट ही इज राइट, तो ये क्योंकि क्या, कुछ चीजें आप वो समझ एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात की उन्होंने। ठीक है, ठीक हम है। तो बात कर रहे हैं आपकी फिजिकल अपीयरेंस की, क्या आपके बाल कैसे होंगे, नाक कैसे मैं होगी। भी यही पूछूं कि क्या आंखें बालों के कितनी- लिए भी ये है कि हो सकता है कि उनके नहीं, बाल नहीं, अच्छे हो लेकिन हम अपने बालों को खुद खराब कर दें क्योंकि खा अच्छा नहीं रहे, पी अच्छा नहीं रहे, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पे तो अप्लाई होती है ठीक कि है। आप बालों को की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, स्किन की। देखिए, एक मजदूर बेचारा रोड पे मजदूरी कर रहा होता है ना, आप उसको देखती हैं, उसके यंग बंदे की 17-18 साल की बंदे की फेस पे इतने डीप रिंकल्स होंगे बिल्कुल। क्योंकि वो सारा दिन धूप में मजदूरी कर रहा है और उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। अगर आप सारा दिन यूं करना शुरू कर दें, कुछ अर्से बाद देखेंगे आपकी यहाँ डीप लाइंस बनना शुरू हो जाएंगी। तो वो आपने देखा होगा कि वो मजदूर बेचारा, उसके फेस पे बिल्कुल, यंग एज में रिंकल्स आ जाते हैं। तो इन्वायरमेंट या डाइट तो मैटर करती है डेफिनेटली। आप अच्छी डाइट लें, आप आराम से एसी में बैठे रहें, आप बाहर ना निकलें धूप में, आपके स्किन में ठीक चेंजेस नहीं है। आएंगे। अब डॉक्टर साहब, अब मैंने बहुत ही उसके सवाल सोचे थे ट्रांसप्लांट के हवाले से, नॉट आस्किंग फॉर माई सेल्फ, मैं वैसे पूछ रही हूँ, बहुत लोग का मसला बहुत लोगों का था। मुझे ये मसला। बताएं कि ट्रांसप्लांट जो है क्या जल्दी करा लेना चाहिए, जैसे आपके बाल गिरना शुरू हो जाए, इट इज द राइट टाइम कि आप तब करा लें या नहीं? लोग कहते हैं अभी है, अभी काफी है, 2-4-5 साल और वेट कर लो, 40 में जाके कराना, एक ही बार कराते हैं। बड़े सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। देखें, अच्छा। मेरा स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है इस बारे में। जब हम अपने कॉलेज में थे ना, तो हमारे प्रोफेसर्स कहते थे कि यार एक 40 ईयर्स के बाद आप ट्रांसप्लांट कराएं, स्टैब्लिश बंदा गंजा हो जाए उसकी तब बाल ट्रांसप्लांट करने चाहिए। अब फेस लिफ्ट के बारे में भी, बाकी सर्जरीज के बारे में भी और ट्रांसप्लांट के बारे में कॉन्सेप्ट चेंज है। मेरा कॉन्सेप्ट तो खैर शुरू से ये था कि एक आदमी, आप यंग हैं, आपको बालों की इस टाइम ज़रूरत है। अगर मैं आपसे कहूँ यार 50 साल में हम आयूँ भाई आप करा लीजिएगा ट्रांसप्लांट, 50 साल में आपने बाल क्या करने हैं? आपने बाल तो अभी चाहिए ना आपको। मैं इस टाइम अच्छा लगना चाहता हूँ। लिटरली आप कहेंगे अभी आप बालों का अचार डालना आपने, मेरे का लिटरली कहने लगेंगे आपको बाल अभी चाहिए ना। मुझे बाल 50 साल में शायद इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो मेरे लिए,
ठीक है, 60 साल में मेरे लिए, 80 साल में, 90 साल में मैं बाल लगा के क्या करूंगा यार बड़ी दुरुस्त बात। ठीक है, आप 20 साल लेकिन क्या उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है अगर यंग एज में हो तो? बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं ये कहता हूँ कि आप किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए आपने ट्रांसप्लांट कराया है। आपके थोड़े से बाल गिरे, आप बाल लगवा लें, ठीक है, आप नेक्स्ट सेशन आप 10 साल बाद, 15 साल बाद लगा लीजिए। मैंने कहा था ना, मुझे इतने सवाल हैं इसके बारे में। एक छोटा सा और सवाल मैं आपसे ट्रांसप्लांट के हवाले से पूछना है। जिसको ट्रांसप्लांट का दिल है, क्योंकि उसके पास पैसे होंगे, ट्रांसप्लांट का दिल भी उसी को होगा, ठीक है, उसे पता है वो अफोर्ड कर सकता है, उसने क्या करना है, पाकिस्तान में किसी ने कराना, उसने जहाज पकड़ना और तुर्की चला जाना, वो तुर्की से कराएगा। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि आपका खुदा ना खास्ता, ये बड़ा सेंसिटिव प्रोसेस होता है, ये ठीक ना हुआ, आपको कोई मसला हो गया, आप ऐसे ही कहते दूसरी फ्लाइट करा के आप टर्की जाएंगे तो वो आपको ठीक करके देगा। क्या ये बेहतर तरीका है कि आप क्यों टर्की में कहते बड़ा अच्छा होता है, हालांकि नहीं, उन्होंने उसको मार्केट इतना अच्छा किया हुआ कि आप सैर भी करें और आप बाल भी लगवाएं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा फिर हलीमा। हालांकि बाल लगवा के इतनी तकलीफ होती है, सैर हो नहीं सकती। बेहतर तरीका ये है कि आप अपने लोकल, अपने ही शहर में ढूंढें अच्छा सर्जन। अगर अपने शहर में नहीं मिल रहा तो सराउंडिंग में आपको नियरेस्ट पॉसिबल जहाँ पे सिटी, सबके इंस्टाग्राम पेज पे या फेसबुक पेज पे उसके रिजल्ट्स दिए होते हैं और बंदे की रेपुटेशन खुदा के लिए हर किसी नबील की तस्वीर लगाई हुई होती है। मैं कहता हूँ नबील ने कहाँ से कराया, मैं तो उससे कह रहा हूँ, उससे पूछूं भाई, या तो उसने अपनी तस्वीर 100 रुपये पर बेची है, 100 रुपया पर क्लिनिक, क्योंकि मैंने जो क्लिनिक में यूं मुड़ा हूं, नबील पहले गंजा और फिर इस तरह सिल्की बाल, नबील गंजा, नबील के ऐसे बाल। अब तो ये भी कर देते बेवकूफ़ है, कभी नबील के बाल इस तरफ होते स्ट्रेट और कभी उसके खड़े हुए होते। मैंने कहा नबील है क्या हो गया, ऐसे तो नहीं हो सकता। और वसीम बादामी का मुझे किसी ने बेच दिया था, हालांकि उसने विक लगाई हुई है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उन्होंने विग नहीं लगाई हुई, विग लगाई हुई, उनके बाल नहीं। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मैंने वसीम बदामी वाली बात मुझे नहीं पता था, मैंने मजाक में कही है, सूना कर दे मुझे है उनके ट्रांसप्लांट के अपने बाल हैं। मुझे तो लगता था है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा ट्रांसप्लांट कराते हुए जिनके ट्रांसप्लांट के बावजूद सही तरह से बाल नहीं आए, ठीक है। अब हमारे यहाँ डॉक्टर से जाके मशवरा करने का रवाज कम है और एक दूसरे से सलाह मशवरा करके हर चीज़ करने का रवाज ज़्यादा है। तो जो भी उनसे सवाल पूछता है कि जी आपने तो ट्रांसप्लांट कराया, वो आगे से कहते हैं बिल्कुल निकम्मा तरीन डॉक्टर था, कुछ नहीं उसने किया, इतने पैसे ले लिए, इतनी तकलीफ बर्दाश्त की, 14-15 दिन तक उल्टा सोता रहा। उनके जाहिर है पीछे से तो यहाँ से तो बाल निकलते हैं तो वहाँ तो नहीं आप सो सकते, तो उल्टा सोता रहा मैं और इतनी तकलीफ हुई, ये हुआ वो हुआ फलां हुआ, फिर भी बाल नहीं आए। वजह उसकी क्या है? वो वजह वो बंदा खुद है, और क्या डॉक्टर उनको ये नहीं बता रहे कि आप खुद ही इतने ज़्यादा आपके थिन बाल हैं कि वो यहाँ लगाने के बाद भी सही तरह से नहीं आएंगे? अच्छा, लोगों में क्यों वो मिथ फैला रहे हैं? इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, इसका बाल ना आने का बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि मेजॉरिटी हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स हैं, दे आर नॉट, दे डोंट हैव एनी प्लास्टिक सर्जन, क्वालिफाइड बंदा नहीं है, ज़्यादातर टेक्नीशियंस चला रहे हैं। मेरे पास काम करते हुए कोई 10 से 15 लोग जाके खुद अपने क्लिनिक्स खोल के बैठे हैं। साहब आप बहुत डरा रहे हैं, तो थोड़ा सा हम तो फिर नहीं, मैं एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जाके पहले उसकी क्वालिफिकेशन तो देखें उस आदमी की। आप रैंडमली बोर्ड देख लेते हैं, बोर्ड देख के भी आपको आइडिया हो जाता है कि ये डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसने डॉक्टर ने अपना नाम ही नहीं लिखा होता। अगर किसी डॉक्टर का नाम भी लिखा है ना, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि यार ये बंदा प्लास्टिक सर्जन है या नहीं। आप उससे 1-2 सवाल पूछ लें। तो मेजॉरिटी क्लिनिक्स टेक्नीशियंस चला रहे हैं, ठीक है। इस वजह से रिजल्ट्स ठीक नहीं आते, इस वजह से इन्फेक्शंस भी होती हैं। एक ऑथेंटिक डॉक्टर के पास, ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाना बड़ा जरूरी है। प्लास्टिक सर्जन का काम है, प्लास्टिक सर्जन के पास जाएं आप, तो आपके रिजल्ट्स ऐड कर दें आप, नहीं आएंगे। जो लोग देख रहे होंगे, यकीनन जानना चाहते होंगे, क्या ट्रांसप्लांट बड़ा पेनफुल प्रोसेस है या नहीं? किसी के हाथ टू हाथ भी मैटर करता है? 100% मैटर करता है ये। देखें, आप सर्जन हैं, आप स्किल्ड हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी बिल्कुल ऐसा है जैसे आप ज्वेलरी का काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल माइन्यूट वर्क है, ठीक है। आप ऐसे बंदे के पास चले जाएं जो सर्जन ही नहीं है, तो उससे तो पता नहीं है। आप ज़्यादातर लोग स्टेप्स निकालते हैं, पेनफुल ज़्यादा वो होता है जिसमें आप ओल्ड मेथड है, लोग अभी तक जो पुराने लोग वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। मैं नहीं करता, क्योंकि दुनिया FUE नया मेथड है जिसमें एक सिंगल फॉलिकल निकालते हैं। पुराना मेथड है जिसमें स्ट्रिप काटते थे पूरी की पूरी, फिर उसको स्टिच करते थे, वो ओल्ड मेथड है, वो ज़्यादा पेनफुल होता है। और वो अगर टेक्नीशियन करे तो वो डेफिनेटली, आप देखें यहाँ से नर्व भी जा रही हैं आपकी, आपने जाके बहुत सारे लोगों की नर्व्स भी काटी हुई हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पेन होती है। तो आप बेहतर रिजल्ट के लिए एक तो आप पहले प्रॉपर सेंटर चूज़ करें, प्रॉपर सर्जन चूज़ करें।
आखिर में आपकी अपनी होती है कि आपका डोनर कैसा है। देखिए मेरे बाल या मायू भाई के बाल या जिसके बाल मोटे हैं, इनके क्वालिटी ये भी है कि इनके बाल करली भी हैं। तो ये दिस इज़ द बेस्ट डोनर कि आपका बाल मोटा भी है और करली भी है। सेकंड नंबर पे मेरा बाल मोटा है मगर सीधा है मेरा बाल, तो ये सेकंड नंबर पे है ये बाल। अच्छा, मेरा इसमें अब इसी के साथ छोटा सवाल है, क्या किसी और डोनर से मैं क्या आपसे बाल ले सकता हूँ या नहीं? देखें, आप दूसरी चीज़ किसी और से तब लेते हैं जब वो मैच करे। नहीं, मैच करे, ठीक है। आप मैच भी करा सकते हैं किसी का बाल, मगर उसके लिए आपको फिर अमीनो सप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, मेडिसिन्स, और वो आपकी जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करके रखती है ताकि आप वो फ़ौरन जो भी आपका फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट कर ले। अच्छा ठीक है, अब दूसरा सर्जरी की प्रोसेस के पास वक्त का मैं जल्दी से पूछता हूँ। ख़वातीन को अक्सर मसला होता है बाल का, उनको बाल निकल आते हैं, क्या ये सिर्फ लेज़र से ही ख़त्म हो सकता है या कोई सर्जिकल प्रोसेस और आईब्रोज उनकी उड़ जाती हैं? इन दोनों के क्या कोई सर्जिकल प्रोसेस भी हैं जिनसे ये चीज़ ख़त्म हो जाए? बाल निकलना और बाल ये आईब्रोज निकल जाती हैं ना, वो जो बगैर आईब्रो, मैंने बहुत सारी ख़वातीन देखी विदाउट आईब्रोज हैं, उनके आईब्रो ट्रांसप्लांट करते हैं ना हम, उसके लिए क्या करते हैं? आईब्रो ट्रांसप्लांट। उसके लिए बहुत थिन बाल लेना होता है, गर्दन वाला बाल लेते हैं, बिल्कुल पतला, क्योंकि इस बाल का टेक्सचर डिफरेंट है, ये ग्रो नहीं करता, और ये बहुत थिन है, तो यहाँ का नेक का बाल लेके ना वो हम वहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, डू यू बिलीव इन एनहांसमेंट ऑफ द फीचर्स? आप क्या बिलीव करते हैं कि जैसे कि अगर आपका नाक है, आपने थोड़ा सा पतला करा लिया, या फॉर इंस्टेंस आपका डिंपल है, आपने उसको एनहांस करा लिया, आपकी जॉ लाइन है, आपने उसको थोड़ी एनहांस करा लिया? मैं तो बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ इसमें। मैं कहता हूँ कि यार थोड़े से माइनस पैसे बनते ये भी एक रीज़न है, मगर मैं समझता हूँ कि यार थोड़ा सा माइनस चेंज कराने से अगर आप अच्छे लगना शुरू हो जाए तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। तो आपने अपने आप पे क्यों नहीं अप्लाई किया? अगर चेंज कराने में ठीक लगता है मुझे अभी तक सब कुछ अपना। आपको सब ठीक लगता है? हाँ। स्कार भी कभी आपने नहीं सोचा कि इसको? ये एक मेरा यहाँ पे स्कार है, मगर मुझे लगता है कि नजर ही नहीं आ रहा है, मुझे खुद नजर नजर आ रहा है ना, तो सब करेंगे अगर आप, अगर मुझे मेरे से जैसे सर्जन मिला तो कर लूँगा। डॉक्टर साहब मुझसे करा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवालों के आपने ये जवाब दिए कि अच्छा डॉक्टर। हम बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स को देखते हैं कि वो उनकी भी चीज़ें गलत हो जाती है, राइनोप्लास्टी बहुत सारे लोगों की गलत हो जाती है, तो क्या वो अच्छे डॉक्टर का इंतखाब नहीं करते? या कभी कभी क्योंकि मैं एक डॉक्टर्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कभी कभी हम लोग अंडर प्रेशर आ जाते हैं कि ये इतना बड़ा बंदा है, फॉर सपोज कि उसका करते हुए ना वैसे ही डॉक्टर घबरा जाते हैं। तो बहुत सारे पॉलिटिशियन, सॉरी मैं बात मुकम्मल कर लूँ, आप बोलना कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो बाहर के मुल्क जाते हैं वो भी यही कहते हैं कि जी यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, अगर हम उनके पास जाना शुरू कर दें उनकी टांगें कांपने लग जाती हैं कि इतना बड़ा बंदे को कुछ हो गया हमारे से ही, तो ये तो हम सब लोग जो उनकी पूरी पार्टी हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो इसलिए हमें मजबूरन बाहर जाना पड़ता है ताकि वो डॉक्टर हमें पहचाने ही ना, हमें जाने ही ना। तो क्या ये भी रीज़न होती है कि आप वो बंदा देख के कि एक्टर है, बहुत बड़ा है, बहुत मशहूर है, तो उसकी वजह से कुछ गलत हो जाता है डॉक्टर से? मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको अपनी उस स्पेसिफिक प्रोसीजर पे उबूर हासिल है, फिर ऐसा नहीं होता। नहीं तो फिर जाहिद अहमद की क्यों राइनोप्लास्टी खराब हुई थी? बेचारों की इतनी अच्छी नाक थी, खराब कर दी। अब मैं इसका जवाब देने लगा था आपको जी, मगर कॉम्प्लिकेशंस आपकी सर्जरी में हो सकती हैं, आम बंदे की भी हो सकती हैं, किसी पॉलिटिशियन की सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। आपका बॉडी कभी कभी देखें 100 में से एक बंदे का ट्रांसप्लांट का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। अब आपको कोई रीज़न नहीं बताता हो, ना वो स्मोक कर रहा होता है, ना उसकी लाइफस्टाइल ख़राब होता है, डोनर भी उसका बड़ा अच्छा होता है, आपने बाल भी बड़े अच्छे लगाए होते हैं, उनका समाओ उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते। राइनोप्लास्टी आपने बहुत अच्छी की होती है, पता चलता है कुछ अर्से बाद उसकी नाक टेढ़ी होना शुरू हो गई। तो वो जो आप जिस स्पेसिफिक बंदे की बात करें, ग्रो हो जाती है उनकी जो बोन है वो ग्रो करने लग जाती है? बोन नहीं ग्रो करती है। आप जो कार्टिलेजेस यूज़ करते हैं ना, देखिए ये फ्रेमवर्क है, जिस सोफे में मैं बैठा हूँ ना, इस सोफे की शेप इसके नीचे फ्रेम बना हुआ है, इसके नीचे एक फ्रेम बना हुआ है, इस कपड़े की वजह से इसकी शेप नहीं है। तो आपकी नाक की शेप आपकी स्किन की वजह से नहीं है, आपके नीचे जो फ्रेमवर्क है उसकी वजह से है। अब वो फ्रेमवर्क कार्टिलेजेस का है, वो कार्टिलेजेस आपने किस तरह रखी और वो अगर डिस्प्लेस हो गई तो डिस्प्लेस हो गई, आपने सूचर्स लगाए, सूचर स्लिप हो गया अंदर से, तो वो बहुत सारी चीजें। अच्छा बाजी जज्बाती हो गई थी। नहीं सॉरी मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं रहूंगा इसके बाद, आप पता नहीं इसके बाद ही क्या करेंगे मेरे साथ, लेकिन आप छोड़े। मैंने आपसे सिर्फ यही पूछना था, क्या उस देखिए चीजें गलत भी हो जाती है, क्या आप इसी वजह से डर के मारे बहुत सारी चीजें लोग नहीं कराते, क्या उसका रिवर्सल होता है वापस पीछे बैक पे जाते हैं? बिल्कुल हो सकता है, रिवर्सल नहीं, उसकी रिवीजन होती है, आप उसको रिवीजन के थ्रू करेक्ट करा सकते हैं। देखिए मैंने लेट से कोई 2000 राइनोप्लास्टी की सर्जरीज की, तो 2000 में से हो सकता है कि मेरे 10-20 पेशेंट्स ऐसे हों जो जिनको रिवीजन्स की ज़रूरत हो, जो मुझसे खुश नहीं हो, तो वो किसी दूसरे बंदे के पास जाते हैं, वो दूसरे लोगों के बंदे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, तो हम रिवीजन्स करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा माउथ अल्सर्स जो होते हैं, जायद की भी हो गई है ट्रीट, मेरे दोस्त नहीं किए।
अच्छा, ठीक कर दिए। हाँ ठीक कर दी, काफी बेहतर हो गया उनका। हाँ। अच्छा, ये माउथ अल्सर्स जो होते हैं, जो मुंह पे जो आपको, अब मैंने देखा लोग अक्सर मुंह खराब होता है, पूरा खुल जाता है और दांत भी नजर आना चाहिए, अंदर सारी स्किन नजर आना शुरू हो जाती है, हाय। क्या ये सर्जरी से ठीक होता है? माउथ ये अल्सर्स वो- डिपेंड what is करता है, that कुछ called? स्मोकिंग की वजह से हो जाता है, कुछ लोगों को ये हाँ। पान जो अक्सर गुटखा आप सिगरेट खाने की वजह डब्बी से में हो देखते हो, जाता है। माउथ दैट इज अल्सर्स, कॉल्ड कैंसर। क्या कहते हैं? कैंसर है। माउथ कैंसर। माउथ कैंसर, वो हाँ। मेरी डोमेन में आता है। तो वो आप हाँ हाँ, वो मैंने reversal बहुत सारी होता की हैं, मैं कभी आपको दिखाऊंगा पिक्चर्स। आपने माउथ जो दिखाई अल्सर, है, हाँ, आप ही को से याद करके मैंने वो ऐसा होता है कि आप को सिगरेट स्मोकिंग की वजह से आपका मिकोजा डैमेज होता है और वो फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कैंसर कन्वर्ट, मतलब अगर आप उसको क्विकली चले जाएं, इनिशियल स्टेज में चले जाएं, उस कैंसर छोटा था, आप चले गए तो इजी है, आप निकाल देंगे, उसको स्टिच कर देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। लोग आते हैं बिल्कुल, लोग जो सिगरेट की डब्बी में बनाए वो तो बिल्कुल स्प्रेड हुआ है ना, पूरा फेस इन्वॉल्व कर लेता है। जी जी बिल्कुल। उस सूरत में भी उसकी ट्रीटमेंट है, वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज होता है, इवन हम मैंडिबल भी पूरा निकाल देते हैं ओए होए, और उसके बाद उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं विद दिस बोन ऑफ योर लेग, फिबुला से आप उसको शेप देते हैं मैंडिबल की, उस पर टिश्यू लाते हैं, वो 100% कैसे एडजस्ट होता है? एंगल करते हैं ना, उसको काटते हैं, जिस तरह आप कह रहे थे ना लकड़हारा, वो बड़ाई जो है, हम वो वाला काम करके उसको काट के उसकी शेप करके, इवन उसमें फिर बाद में डेंटल इम्प्लांट्स भी लगाते हैं, उसमें दांत भी लगाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इतना अच्छी बात हम कर रहे हैं, आप ये भी बता दें, क्या सिगरेट पीने से आपने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं बहुत देखे कि हैं उनको मैंने। माउथ कैंसर होता बहुत देखे है, हैं। और क्या एग्जैक्टली वैसी शक्ल दोबारा आ जाती है जो पहले उनकी होती है? नहीं, एग्जैक्टली वैसे नहीं आती है, मगर आप देखें ना, दो चीज़ें हैं प्लास्टिक सर्जरी में, फॉर्म एंड फंक्शन। फॉर्म मतलब आप शेप, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, फंक्शन ये है कि मतलब कि आप खा सकेंगे, अगर कैंसर ये किसी चीज को हिला सकेंगे, हिला ये सकेंगे, function आप चबा करेगा। सकते हैं, मैंने बताया ना आपको, उसमें डेंटल इम्प्लांट्स भी लगते हैं, बाद में आप दांत भी लगा सकते हैं उसमें। तो आप ट्यूमर पूरा निकालें, अब ये पूरा डिफेक्ट बन गया, समझे आपका फेस है ही नहीं है, फिर आपने थाई से टिश्यू लिया, आपने बोन वहाँ से ली, फिर आपने उसको यहाँ लगाया, शेप किया, तो हम करीब करीब लेके आ सकते हैं, मगर 100% जैसे अल्लाह ताला ने बनाई, आपको शेप तो वो नहीं मिल सकती, मगर आपका फंक्शन रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक हो, ऑलराइट। डॉक्टर साहब, आपने बताना आप कहाँ कहाँ बैठते हैं, किस किस सिटी में बैठते हैं, किस किस दिन बैठते हैं, ताकि कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई इंस्टाग्राम आपका है, कांटेक्ट है, प्लीज़ ओवर टू यू, आप प्लीज़ बता दें आप कहाँ कहाँ बैठते हैं। और मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोयटा में होता हूँ, कोयटा में मेरा क्लिनिक है, और वीकेंड्स पे मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे। F6 सुपर मार्केट में क्लिनिक है और कोयटा में मेरा जिना टाउन में क्लिनिक है। जिना टाउन में। और आपसे अगर कांटेक्ट करना चाहे तो इंस्टाग्राम है आपका? हाँ, इंस्टाग्राम डॉक्टर कमाल लिखेंगे तो इंस्टाग्राम पेज आ जाएगा मेरा, फौरन आ जाएगा। हाँ, कोई और नहीं आएगा? कॉस्मेटिको बाय डॉक्टर कमाल लिखेंगे, डॉक्टर कमाल लिखेंगे भी आ जाएगा मेरा। इतने मशहूर, आप बहुत मशहूर है डॉक्टर साहब, मुझे पता है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त का इन्होंने जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट किया और उसके इतने अच्छे बाल आए, और फिर हमने सब ने उसे तजस्सुस किया, फिर आखिरकार मैं निकलवाया किसी से कि वो कौन है। अच्छा। उस दिन मुझे पता चला कि वो डॉक्टर कमाल है, और फिर मैंने एक और दोस्त से पूछा तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स। इंशाल्लाह मैं शायद इनकी बिल्ली बन जाऊँ इनके क्लिनिक की, और मैं कहूँ कि मेरी कभी ये ठीक कर दे, कभी ये ठीक कर दे। मुझे बड़ा शौक है, वैसे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बहुत चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर आपने कोई मेरे माइन्यूट चेंजेस देखी तो समझ लीजिएगा कि आई हैव बीन देयर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमाल, आपने वक्त दिया, हमने लाइटर नोट में आपसे बड़ी बातें की, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत मजा आया मुझे। चले, ये दैट्स आई एम वेरी ग्लैड, थैंक यू सो वेरी मच। इस पे आपने मुझे डिस्काउंट देना है क्योंकि आपको मैंने बहुत एंजॉय कराया यहाँ पे। आप लोगों से इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, डॉक्टर कमाल को दोबारा बुलवाएंगे जब उनकी मिसेज भी उनके साथ होंगी, बिकॉज शी इज एन अमेजिंग डॉक्टर एज वेल, और दोनों को साथ यहाँ बिठाकर गपशप लगाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, इस तरह हमारे साथ रहना है। देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा है।